अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो लिमिटेशन में देखें क्या क्या लिमिटेशंस है हमारी। हमने इनको डिफरेंट बोल्ड इटैलिक कलर्स में भी रख रखा है। तो पहला हमारा लिमिटेशन क्या है? इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही सारे फैक्टर का बना होता है, एक नहीं कई सारे फैक्टर है। आपने पढ़ा होगा, आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, ये दोनों एक्सटर्नल होते हैं, फिर एक इंटरनल इन्वायरमेंट और होता है। तो इन सब में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपको मालूम है। इंटरनल में भी कई सारे फैक्टर होते हैं, माइक्रो में भी 6 फैक्टर होते हैं, मैक्रो में 8 फैक्टर होते हैं, पॉलिटिकल है, लीगल है, पेस्टल एनालिसिस अपन पढ़ते हैं। तो क्या कोई एक चीज से बना है क्या एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, और इसलिए इसको टोटालिटी में समझना कॉम्प्लेक्स हो जाया करता है, और ये बदलता है, ये एक जैसा नहीं रहता हमेशा, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। इसलिए हम कहते हैं ये टर्बुलेंट है। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? जैसे तूफान होता है, जैसे गड़गड़ाहट होती रहती है बादलों में, है ना, वैसा टर्बुलेंट आता है। जैसे कई बार होता है ना, अपन हवाई यात्रा कर रहे होते हैं और हम तूफान में फंस जाते हैं तो विमान हिचकोले खाने लग जाता है, तो क्या अनाउंसमेंट होती है? वी आर इन द मिडल ऑफ टर्बुलेंस, है ना। वैसे ही परिस्थिति के अनुसार एनवायरनमेंट में भी टर्बुलेंस या बदलाव आते रहते हैं, और ये बदलाव आपके बिजनेस के काम करने के तौर तरीकों को भी बदल के रख देते हैं। अगर बाय द वे जिस तरीके से चाइना से ये बीमारी निकल के दुनिया पहुंच रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बात सच हो जाए, पर मुझे लगता है ये सच होके रहेगी कि हम एक और लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी भारत में ये कोरोना गाइडलाइंस, ये सार्वजनिक स्थानों पे जाना, ये सब बहुत जल्दी बैन होने वाला है, शायद 26 जनवरी से पहले पहले। तो टर्बुलेंट है एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्स भी है और टर्बुलेंट भी है, और इसको समझना मुश्किल है क्योंकि ये कब कैसा शेप ले लेगा किसी को नहीं पता है। भविष्य में क्या ले लेगा, क्या स्थिति बना लेगा, हमें नहीं पता। नंबर 2 लिमिटेशन, तो पहला आपको ध्यान रखना है एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट जो होता है वो इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को डील विद द सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड अदर फैक्टर्स। मतलब हम रिलाय करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी पे कि अगर कुछ गलत चला जाएगा तो हमें इससे निकलने का रास्ता बताया जाएगा। जैसे आपको पता होगा 2 व्हीलर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो आ गए हैं आज की तारीख में, है ना, बत्रा सर ने भी 2 ले रखे हैं अपने घर पे, तो उनके मदद से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश कर रही है। आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल पे अपनी जरूरत जो है सरकार घटाना चाहती है, और जो मुझे लग रहा है हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने तो कह भी दिया है, ऑल्टरनेट फ्यूल पे हम काम कर रहे हैं, हम इथेनॉल पे काम कर रहे हैं, हम हाइड्रो कार्बन पे काम कर रहे हैं, हम सोलर सेल पे काम कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज पे काम कर रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलो आने वाले टाइम में चाहे कार हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे ट्रक्स हो, ये सारे के सारे ईवीज के फॉर्म में आने जा रहे हैं। और अभी मैं कल परसों देख रहा था, एलन मस्क ने पहले साइबर ट्रक्स जो है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से युक्त है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कुछ कंपनियों को सौंपे हैं जो बुलेट प्रूफ है। मतलब आप उनको नक्सलाइट एरिया में ले जाओ, बम से को उड़ा देवे तो अंदर वाले आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गोलियां चला दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सब चीजें अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के तौर पे एलन मस्क बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजी जो होती है वो टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में जो है वो आपको आगे का रास्ता निकालने में मदद करती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा? ये तो था पहला प्रॉब्लम कि कॉम्प्लेक्स होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब स्ट्रैटेजी को बनाना, निर्माण करना, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना, है ना, इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर एंड कम्युनिकेट द स्ट्रैटेजी टू पीपल। रूटीन में उससे काम लेने में बहुत सारा समय हमें निकालना पड़ता है। तो ये एक दूसरी प्रोसेस होगी, और चूंकि स्ट्रैटेजिक टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तो तीसरी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, जिसमें समय लगेगा, जिसमें रिसोर्सेज लगेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होगी। नेचुरली उसको डील करने के लिए मैनेजमेंट के जो लोग होंगे उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। तो अपने आप में कंपनी के लिए ये एक कॉस्टली प्रोसेस बनने जा रहा है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड्स ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी इंगेज। तो आपके पास अच्छे प्लानर्स होने चाहिए, और आपका गुड अमाउंट ऑफ फंड विल बी स्पेंट ऑन इट। बहुत अच्छा खासा पैसा आपका इस पे लगने जा रहा है, क्योंकि इसके कारण ही आप स्ट्रैटेजी का निर्माण कर पाओगे चीजें। तो 3 तरीके की दिक्कतें अपन ने देखी।
लिमिटेशन में पहला, एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट होता है जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, नोबडी कैन डू इट। मतलब दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, उसका राष्ट्रपति जो बाइडेन, वो भी कुछ नहीं कर सकता, उसके कहने पे भी कई चीजें नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट है। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय और पैसा लगता है इसके अंदर, चीजों को समझना पड़ता है, टेक्स टाइम। और तीसरी बात, चूंकि समय लगता है तो पैसा भी लगेगा, और इसको करने वाले लोग हाई क्वालिफिकेशन के होते हैं और उनकी सैलरी भी हमें देनी पड़ती है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तो 3 तरीके की लिमिटेशन देखी। पहला, एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। दूसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कॉस्टली प्रोसेस है। बस 3 तरीके की लिमिटेशन है जो आप ध्यान रखेंगे, आगे अपन देखते हैं। तो 3 लिमिटेशंस हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव सिनारियो में क्या ये क्लियरली हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर का रेस्पॉन्स क्या होगा, हम जो काम करेंगे या जो हम निकालेंगे। ठीक है, जैसे एप्पल ने मार्केट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, चूजिंग टू रिमूव 3.55 ऑडियो जैक फ्रॉम आईफोन, उन्होंने ये हटा दिया। तो ऑल मेजर स्पीकर ब्रांड्स को क्या करना पड़ा, कंसंट्रेटेड एफर्ट बनाने पड़े कि वो अपना एक ट्रू वायरलेस स्पीकर बनाए जो कि मार्केट में सर्वाइव कर सके। तो एप्पल ने जैसे ही अपने यहां से 3.5 mm ऑडियो जैक को रिमूव किया, वैसे ही लोगों की दिक्कत हो गई कि अब वो सर्वाइव कैसे करें जो ऑडियो बिजनेस में थे। तो इमीडिएटली उनको क्या करना पड़ा, मेजर स्पीकर ब्रांड्स को, उनको इमीडिएटली एफर्ट लगाते हुए वायरलेस स्पीकर्स बनाने पड़े, क्योंकि अब एप्पल में जैक तो था ही नहीं, ऑडियो जैक था ही नहीं, वायरलेस तरीके से काम करना पड़ा उनको। तो एप्पल ने अपने यहां से ऑडियो फैसिलिटी के लिए जैक हटाया और सारे मेजर ब्रांड्स जो थे स्पीकर्स के, उनको वायरलेस बनाने पड़ गए। तो एप्पल की एक स्ट्रेटेजी चेंज करने से पूरी की पूरी हमारी ऑडियो इंडस्ट्री पे, हमारी वायरलेस स्पीकर इंडस्ट्री पे इसका फर्क पड़ा। बात आ रही है सबको समझ में? अगर समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में यस सर यस सर यस सर लिख दें, ताकि मुझे पता चले मेरी बात आप तक जा रही है। हम लिमिटेशन पार्ट पढ़ रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, आफ्टर देयर इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स। तो देखो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, कल से आज में 5 टॉपिक पढ़ने थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ना था मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेज किन चीज़ों को किया जाता है, सब हमने डिस्कस किया। दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, में स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। स्ट्रेटेजी कॉन्शियसली बनती है, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव होती है, फ्लेक्सिबल होती है, प्रैग्मेटिक होती है, डायनेमिज्म को ध्यान में रख के बनती है। ये ऑप्टिमल, फ्लॉलेस और परफेक्ट नहीं हो सकती, और न ये साउंड अलर्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट का कोई सब्सटीट्यूट है। फिर हमने एक डायग्राम के तहत स्ट्रेटेजी का पार्टली प्रोएक्टिव रिएक्टिव डायग्राम देखा। उसके बाद तीसरा टॉपिक के तौर पे अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं, लिमिटेशंस को देख रहे हैं। तो 3 टॉपिक अपन ने अब तक कवर कर दिए जिन पे एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव सवाल बन सकते हैं। पहला क्या था, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। और तीसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, तीसरा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड लिमिटेशन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और उसके 2 टॉपिक, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे लिख रहे हैं यस सर यस सर यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं इससे आगे। तो ये 4 हमने लिमिटेशंस जो है वो डायग्राम के फॉर्म में भी बना दी। पहला, ये सारी लिमिटेशंस है हमारी। पहला, कॉम्प्लेक्स और टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में डील करना पड़ता है हमें। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तीसरा, कॉस्टली प्रोसेस है। और चौथा, डिफिकल्ट है टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर रेस्पॉन्स। आप क्या करेंगे, आपका कॉम्पिटिटर उस पर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा, इसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है, कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं, शायद इस बात को सोशल मीडिया पे कई और लोगों ने भी कहा होगा। ये वुहान की लैब से निकला हुआ वायरस था जिसको डिलिबरेटली दुनिया भर में चाइना ने फैलाया। पर्पज ये था कि इसके तहत जब लॉकडाउन लगेगा, उनको सब पता था सांस की बीमारी होगी, लोग मिल नहीं पाएंगे, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो दुनिया की इकोनॉमीज शटर डाउन हो जाएंगी। और इन्होंने अपने पास उसका पहले से टीका वीका बना रखा था। इन्होंने कहा कुछ आदमी हमारे निपट भी गए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में फर्क नहीं पड़ता, तो लोगों को ये लगेगा कि साहब ये तो आउटब्रेक हो गया। और चाइना क्या करेगा, पीपी किट और ये सब चीजों की दवाइयां और वैक्सीन सब बेचेगा। लेकिन उसको मालूम नहीं था कि यहां पे भारत में एक नरेंद्र मोदी नाम का भी व्यक्ति है जो दुनिया के हर प्लान को फेल करने के लिए ही पैदा हुआ है। उनको समझ में आ गया चाइना क्या चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपने साइंटिस्टों को दिन रात काम पे लगा दिया। और हमने
कोवैक्सीन कोविड की बना दी और हमने खुद तो यूज की दुनिया को और फ्री में दे दी। तो क्या हुआ, चाइना का जो प्लान था कि सारी दुनिया भर में माल बेचूंगा, सारी दुनिया की इकोनॉमीज को खत्म करके मेरी इकोनॉमी को नंबर 1 बना दूंगा, मोदी जी ने उस प्लान पे पानी फेर दिया। तो क्या चाइना को पता था कि मैं जो स्ट्रेटेजी बना रहा हूं उसका कोई कॉम्पिटिटर मोदी जी जैसा कैसा रेस्पॉन्ड करेगा? किसी को नहीं पता था। इसी तरीके से हम कई और तरीके की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन अब मैं बताऊंगा आपको, ये हमास ने जो आक्रमण किया है इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, इसके पीछे का भी बैकड्रॉप क्या, जरा समझो इसको। अभी हमारे यहां G20 समिट हुआ था। भारत ने जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव है ना, उसको काउंटर करने के लिए G20 देशों में कहा था कि हम एक रेलवे नेटवर्क बनाते हैं जो इंडिया से एशिया और यूरोप होता हुआ जाएगा। ठीक है, अगर वो जाता है तो क्या हो जाता है, चाइना का वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है वो नुकसान में हो जाया करता है। और अमेरिका ने उसमें सपोर्ट किया, अमेरिका को उसमें फायदा नजर आया। और अमेरिका और ईरान जो है वो आपस में दुश्मन है, और ईरान और चाइना आपस में सपोर्टर है। तो चाइना ने कहा कि हमारे इस वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को खराब करने के लिए भारत के मोदी जी ने जो ये ट्रेन का रूट निकाला है, इसको किस तरीके से प्रॉब्लम में लाया जाए। तो प्रॉब्लम में लाने के लिए आपने देखा होगा, युद्ध शुरू होने से थोड़े दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने मैसेज दिया था कि नहीं, हम इसका पार्ट नहीं है, यहां आके बोल के कहते हम पार्ट हैं। और उसके थोड़े दिन बाद ही ईरान के कहने पर हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर आक्रमण किया, क्योंकि वो रेल नेटवर्क इजराइल से भी होके जाना है, ताकि किसी तरीके से भारत को यह काम करने से रोका जा सके। तो अब मोदी जी ने प्लान तो बनाया था कि जल्दी से ये नेटवर्क खड़ा कर देंगे और दुनिया भर में अपना माल पहुंचाएंगे, लेकिन चाइना काउंटर चल पड़ा, उसने हमास का युद्ध छिड़वा दिया और आप देख रहे हैं अब वो कुछ समय के लिए थोड़ा सा टल गया है। तो आपको कभी पता नहीं होता कि दुनिया में कौन किसके खिलाफ क्या चाल चल पड़ेगा, आपका दुश्मन आपके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर लेगा। यही हम चौथी बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर रेस्पॉन्स। जैसे अगर कोई कहता है कि मैं प्राइस घटा देता हूं तो कॉम्पिटिटर कहता है मैं एक पे एक फ्री दे देता हूं, है ना, या वो आपसे भी कम प्राइस पे दे देता है। तो आपको पता है, यू नेवर नो आपका कॉम्पिटिटर आपकी स्ट्रेटेजी पे रेस्पॉन्ड कैसा करेगा। वो हो सकता है फ्री में ही दे दे, मैं घाटा सहन कर लूंगा, जैसे बत्रा सर ने भी किया। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूं। जोधपुर में मेरे क्लाइंट हैं जो कि बनाया करते हैं कुमकुम, ठीक है, वो कुमकुम 1 रुपए के पाउच में आया करती थी और जोधपुर और सराउंडिंग में, राजस्थान में और दुनिया भर में कहीं भी बहुत जगह बिकती थी। उनको देख के जोधपुर के एक और व्यापारी ने कहा कि यार तो हम भी बना के बेच सकते हैं अगर वो इतना कमा रहे हैं तो उन्होंने भी फैक्ट्री डाल दी। अब बात आती है, अगर 1 रुपए में वो 10 ग्राम दे रहे हैं और दूसरा भी आदमी 1 रुपए में 10 ग्राम देगा, तो आदमी हमारे जो क्लाइंट थे उनका कुमकुम क्यों खरीदेगा? नए वाले का ही खरीदेगा। नए वाले का क्यों खरीदेगा? हमारे वाले का ही खरीदेगा। तो उन्होंने क्या किया, 10 रुपए में 10 ग्राम की जगह 10 रुपए में 20 ग्राम देना शुरू कर दिया, ज्यादा देना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, सेल शिफ्ट हो गई, हमारे क्लाइंट के कुमकुम से सेल शिफ्ट हो गई कॉम्पिटिटर के पास। तो जो हमारे क्लाइंट थे वो हमारे पास आए, महेंद्र जी मेरे मित्र हैं, वो मेरे को बोले बत्रा जी तरीका बताओ। मैंने कहा मार्केट से निपटा देंगे, बत्रा सर का तो काम ही यही है, हमारे खिलाफ जो चलता है उसको अपन मार्केट से ही निपटा देते हैं। ठीक है, ये बेटा हाँ बाय गॉड गिफ्ट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड गिफ्ट है कि जो खिलाफ जाता है और अगर वो गलत आदमी है तो बेटा अपन सिरे से ही उसको निपटा दिया करते हैं, चाहे वो XYZ कोई हो। ठीक है, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो 10वें गुरु है ना, उन्होंने एक शब्द कहा, एक चीज उच्चारित की हुई है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। कि जब आप शुभ कार्य कर रहे होते हैं जिनमें आपका स्वार्थ नहीं है, आप चाहते हैं दुनिया का भला हो जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, उनको इससे मतलब नहीं आप क्या काम कर रहे हो उससे किसका भला होगा, वो आपके खिलाफ है क्योंकि आप आगीवान हो या आप आगे हो। तो बेटा बत्रा सर उनको गिनते ही नहीं है। ठीक है, तो बत्रा सर बेटा भगवान के बंदे हैं, उनको निपटाने में आगे रहते हैं। तो हमारे क्लाइंट आए तो मैंने कहा निपटा देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं। कि क्या करेंगे? मैंने कहा एक काम करो, अपना कुमकुम का काम आता है कि साहब ये तो पूजा में काम आता है। तो मैंने कहा पूजा में और क्या क्या काम आता है? कि पूजा में ये काम आता है, एक हाथ पे बांधते हैं अपन मौली रौली, वो काम आती है, इसके अलावा चावल काम आते हैं, सुपारी काम आती है, पत्ता काम आता है। मैंने कहा कुछ दिन घाटा सहन कर लोगे? वो बोले क्यों? मैंने कहा अपने को मार्केट से इनको निपटाना है। तो हमने क्या किया, वो जो पाउच आया करता था जिसमें 10 ग्राम कुमकुम हुआ करती थी, उसके साथ कुछ समय के लिए एडिशनल पूजा के एक सामान का एक और छोटा पाउच बनाया जिसमें 2-3 चावल के दाने, है ना, एक छोटी सी जो है इलायची और ऐसे सामान रख दिए जो पूजा में काम आते हैं। छोटा सा एक धागा मौली रौली रख के और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके साथ बंडल करना शुरू कर दिया।
अब क्या हुआ, सेल वापस से हमारे पास आ गई, क्योंकि वो केवल कुमकुम दे रहे थे और हम पूजा का सारा सामान दे रहे थे। और क्या हुआ, उनको घाटा होने लग गया। घाटा होने लग गया तो वो व्यक्ति हमारे मित्र महेंद्र जी के पास आया कि साहब मेरे से तो फैक्ट्री चल नहीं रही है, आप खरीद दो। महेंद्र जी ने कहा क्या करना, मैंने कहा तुरंत खरीदो, कम भाव पे खरीदो, क्योंकि अगले को घाटा हो रहा है, वो तो बेच के जाने वाला है, फिर इसको कोई खरीदेगा, फिर कोई कॉम्पिटिटर पैदा होगा, अपन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, इसकी फैक्ट्री खरीद लेते हैं। हमने उसकी खरीद ली, अब वो बिजनेस आउट है। हमारे मित्र महेंद्र जी का ये फिर से काम क्या हो गया, फिर से ये पूरा का पूरा काम हो गया यूनिक, कोई और नहीं बेच रहा है। तो बेटा इस तरीके से रिटालिएशन होता है। इस सब के बारे में अपन और डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 और 5 में। तो ये चीजें की जाती है, आपको मालूम नहीं आपका कॉम्पिटिटर आपकी स्ट्रेटेजी पे कैसे काम करेगा। कई बार बेटा हम स्ट्रेटेजी चलते हैं, कॉम्पिटिटर हमारे खिलाफ चल पड़ता है, जैसे आज हमने अपनी स्ट्रेटेजी बताई आपको। तो ऐसा खूब होता है। तो ये 4 लिमिटेशंस हैं। बताओ चैट में बत्रा सर के रियल टाइम एक्सपोजर से, रियल टाइम एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है और कितना लाइफ से जुड़ा है और कितना आपके काम का है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आगे चल के आप बिजनेस करोगे तो आपके काम आएगा। आगे चल के आप अगर लोगों को कंसल्ट करोगे तो आपके उनके बिजनेस के बारे में कंसल्टेंसी में मदद करेगा। अगर आप कल को सीएफओ बन गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो आपको बिजनेस में मदद करेगा ये मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 4 चीजें हैं। चैट में मुझे बताओ आपको ये सब चीजें समझकर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखकर क्या सब्जेक्ट को समझने में मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो 4 लिमिटेशन है। कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरमेंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर रिस्पॉन्स, जिसके मैंने कई उदाहरण आपको दिए जो आप भी दे सकते हैं। तो ये याद कर लें आप, लिमिटेशन में 4 चीजें हैं। चैट में मुझे बताएं पढ़कर कैसा लग रहा है और इन एग्जाम्पल्स को समझकर आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, तो इतना क्लियर है, ऐसा सब बच्चे कह रहे हैं। ओके, अब बात आती है वाई डू बिजनेस ऑप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अगर उसमें लिमिटेशंस भी हैं तब भी क्यों करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, सारी ऑर्गेनाइजेशन को इसको यूज करना पड़ता है। तो बेटा सिंपल सी बात समझ ले, दवाई कड़वी होती है, लेकिन कड़वी है इस चक्कर में लेंगे नहीं क्या ठीक होना है। तो समझ लो मेरी बात, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशन है पर उसके एडवांटेज ज्यादा है। तो लिमिटेशन के साथ ही हमें काम करना पड़ेगा, हम उसको छोड़ नहीं सकते। बात आ रही है मेरी समझ में। दवाई कड़वी है लेकिन आपको ठीक कर सकती है, तो कड़वापन झेलना पड़ेगा अपने साथ। मैं जिंदगी का फलसफा भी साथ बता रहा हूं, इसीलिए तो मैं कहता हूं मैं केवल आपका टीचर ही नहीं हूं, आई एम योर लाइफ कोच ऑल्सो। मैं मेंटर और गाइड भी हूं आपका। आपको समय समय पर जिंदगी की फिलोसफी बताऊंगा जो जिंदगी में हमने जी है। अपने साथ एक मित्र ही रखो, लेकिन वो आपको सही और गलत के बारे में बात कर सकने वाला हो, ऐसा रखो। जब आप गलत हो तो आपको आईना दिखा सके, आपको कड़वी बात कह सके। आपके हाँ में हाँ मिलाने वाले मित्र नहीं चाहिए हमें। हम जहां गलत है वहां टोक भी सके, हमें सही रास्ता भी दिखा सके। तो क्या उस मित्र को छोड़ दें क्योंकि वो कड़वा बोलता है? वो मित्र सामने ब्लंटली बोल देता है। मेरे हिसाब से ऐसे मित्र अपनी जिंदगी में जरूरी हैं, जो ब्लंटली हमारे सही को सही और गलत को गलत दुनिया के सामने कह सकते हैं। उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कई लिमिटेशन है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी खूबियां हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपनाना ही पड़ेगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम इट्स लिमिटेशंस। बात आ रही है सबको समझ में? अंजलि कह रही है एग्जाम्पल के साथ ही याद होता है। बहुत अच्छी बात बेटा। तो लिमिटेशन होते हुए भी इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि वो ओवरवेट कर देती है लिमिटेशंस और इसकी शॉर्टकमिंग को। तो बिजनेस ऑपरेट ही नहीं कर सकता बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, इसलिए इसकी लिमिटेशन होने के बावजूद हमें इसे अपनाना पड़ता है। बात आई क्या सबको समझ में? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात। चलिए आइए अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हम अब तक 3 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ, ऐसे ना सब्जेक्ट आपकी पकड़ में होना चाहिए, मतलब पढ़ा तो यहां दिमाग में बैठ गया है, हमारे चित्र बन गया है, इसका भूल नहीं सकते हम। और तीसरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
इसमें एक में इंपॉर्टेंस है और दूसरे में लिमिटेशंस है जो हमने खत्म की। अब हम अगले टॉपिक पे पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटेंट। ठीक है, ये आज अपन पूरा करेंगे और अगले टर्न पे जब हम मिलेंगे तब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेवल डिस्कस करेंगे हम लोग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, जिसको अपन कॉर्पोरेट, डिविजनल और फंक्शनल भी कहा करते हैं। तो ये 3 टॉपिक अब तक कवर हो चुके हैं और मैं होप करता हूं आपको समझ में भी आए होंगे, आपको याद भी हुए होंगे। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं नहीं तो आज से बनाना शुरू करें, तो कीवर्ड के साथ आप इन्हें मेमोराइज भी करना शुरू कर देंगे। रोज मेरी तरह आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन घर पे भी करना है। अगर ऐसा करते चलेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये कोर्स खत्म करते करते आप पाएंगे आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। एग्जाम भले ही आपके जब होंगे तब होंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे एग्जाम दे चुके होंगे और आप एग्जाम के लिए तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि हर यूनिट के बाद अपन एक वर्चुअल टेस्ट रखने जा रहे हैं जिसकी तैयारी आप साथ साथ करते चले जाएं। यूनिट खत्म होगा, मैं 2-3 दिन का समय दूंगा और फिर मैं वर्चुअल टेस्ट लूंगा आपका।